गुड मॉर्निंग। अभी तक हमको क्या मालूम है कि एटम होता है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और यह भी मालूम है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नेगेटिव है। तो एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या है हमको नहीं मालूम। तो रदरफोर्ड की स्कैटरिंग से हमने क्या सीखा? रदरफोर्ड की स्कैटरिंग से सीखा कि एटम के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और चारों तरफ इधर इलेक्ट्रॉन्स है। तो नेट चार्ज जीरो है, लेकिन जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा एक छोटी सी डिस्टेंस के अंदर कंसंट्रेटेड है। ये कैसे मालूम चला? इसलिए कि जब अल्फा पार्टिकल यहां से आके लार्ज एंगल से स्कैटर हुए, तो ये लार्ज एंगल से स्कैटर उन्हीं हालत में मुमकिन था यदि यहां पर इसके मुकाबले कोई बहुत ज्यादा भारी चीज है, एक ऐसा चार्ज है जो इसको रिपेल कर रहा है। अब इसके अंदर चार्ज कितना है? अलग अलग एटम के अंदर के चार्ज को पता करने के लिए कई तरीके हैं। एक तरीका है एक्सरे स्कैटरिंग, वो सारी बातें फिर कभी करेंगे। अभी तो ये मालूम है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एक पॉजिटिव चार्ज है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो न्यूक्लियस है, इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे डिस्क्राइब करें? किसी भी नए ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें तो हम क्या चाहिए? उसका मास चाहिए, उसका चार्ज चाहिए, उसकी साइज चाहिए, वो कैसा लगता है ये पता करना है, और उसके अंदर कुछ है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये चाहिए। तो ये सारी बातें हमको पता करनी है। चार्ज हमको मालूम है कितना, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही, जितना कुल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है वही चार्ज न्यूक्लियस का है। इनफैक्ट एक्सरे स्कैटरिंग से हम पहले न्यूक्लियस का चार्ज पता करते हैं और फिर ये कह सकते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन्स भी इतना ही। मास कितना है अभी बात करेंगे। साइज, गोल्ड फॉइल की जगह अलग अलग एटम के साथ स्कैटरिंग करके ये पाया कि अल्फा पार्टिकल कैसे बिहेव करता है। तो अल्फा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है कि अल्फा पार्टिकल यहां आके यूं आएगा, किधर जाएगा, कितने किधर जाएंगे, उन सब की प्रोबेबिलिटी, या एक पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल की भी ऐसे ट्रेजेक्टरी डिपेंडिंग अपॉन कितना दूरी से है न्यूक्लियस से, हम पता कर सकते हैं। कैसे? मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा होल्ड ट्रू करता है, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा होल्ड ट्रू करता है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये तीनों कंजर्वेशन लॉज लिख के उनको सॉल्व करके हम अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी पता कर सकते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अल्फा का चार्ज प्लस न्यूक्लियस का चार्ज, इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अलग अलग मेटल्स के साथ जब एक्सपेरिमेंट किए तो देखा कि जो हमने अभी तक ट्रेजेक्टरी पता की थी, यदि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती जाती है तो उस ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा डिविएशन हो जाता है। यानी जब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बढ़ के इतनी हो गई कि वो बहुत नजदीक तक पहुंच गया, अभी तक तो कूलम रिपल्शन लग रहा था, लेकिन वो बहुत नजदीक तक पहुंच गया। कितना नजदीक तक? करीब करीब इतना नजदीक कि वो न्यूक्लियस में घुसने लगा। अब न्यूक्लियस में घुसने लगा, इसका क्या मतलब है बात करेंगे। तो जब एनर्जी इतनी बढ़ गई और इस ट्रेजेक्टरी में डिविएशन आने लगा, उससे हमें अनुमान लगा कि ये सारा काम कब होता है? जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आ जाता है और उससे न्यूक्लियस के साइज के बारे में अनुमान लगा, और हम कह पाए कि किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज है, यानी उसका जो रेडियस है, दैट इज r0 a to the power of 1/3। तो एक्सपेरिमेंट्स बाद में बहुत टाइम तक करते रहे। जहां ए क्या है? ए इसका मास है। तो मास तो प्रोटॉन्स की वजह से ही होगा। अरे बाबा, अभी तो ये भी नहीं मालूम कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। ये r0 a to the power of 1/3 बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत बाद में मालूम चला। जहां r0 का मान
तकरीबन 1.2 फर्मी है, और एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। इनका मास कैसे पता चला? मास पता करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करते हैं? इसका कुछ चार्ज तो है ही है ना। इस चार्ज को वजह से यदि कोई इसका मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दीजिए। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका पाथ सर्कुलर पाथ हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। एंड रिजल्ट उस सर्कुलर पाथ के लिए mv²/r is equal to qvb, which means momentum तो ये सर्कुलर पाथ के अंदर कहां गए, कितना इसने रेडियस बनाया, उस रेडियस से हमें इसका मोमेंटम पता चल गया। लेकिन हमें पता तो मास करना है। मास पता करने के लिए क्या करें? इनकी अलग से वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं। वो कैसे? एक और तरीका है जिसको कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। उसमें क्या करते हैं? इसी चार्ज पार्टिकल को क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा, E एंड B, और इस प्रकार रखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो दोनों पर बराबर हुआ। यदि दोनों पे बराबर हुआ तो वो चार्ज पार्टिकल अनडिविएटेड इधर आ जाएगा, यानी व्हेन दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज, तो वो चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी E/B है वो अनडिविएटेड आएंगे। उसको बाद में एक और मैग्नेटिक फील्ड में पास किया, देखा कितना सर्कल बनाता है, रेडियस पता कर लिया, वी ऑलरेडी पता है, इससे हमें न्यूक्लियस का मास मालूम चल गया। इनका मास लिखें किस यूनिट में? 10 kgs में तो बहुत कम है, क्योंकि इसका मास आता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻27 kg। तो इनके मास को डिफाइन करने के लिए एक और यूनिट यूज करते हैं जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। वो क्या कि किसी जमाने में पहले ऑक्सीजन इसको इस्तेमाल करते थे, ऑक्सीजन का मास ले लिया और ऑक्सीजन के मास को 16 से डिवाइड कर दिया, तो हमने कहा ये एक हमारा एक एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन इसमें भी फर्क हो गया। क्या? केमिस्ट लोग क्या करते थे? वो बोले जो नेचर में ऑक्सीजन अवेलेबल है उसका मास लेंगे, और नेचर में तो ऑक्सीजन कौन सी अवेलेबल है? तो यानी इसका मास, इसका मास, इसका तीनों का वेटेड एवरेज। वेटेड क्यों? क्योंकि जितने परसेंटेज ये है जितना परसेंटेज ये। और फिजिसिस्ट क्या कहते थे? वो कहते हैं कि साहब सिर्फ ऑक्सीजन 16 का, यानी एक आइसोटोप का लो। अब हम थोड़ा जंप कर गए, मानते हैं, हमें मालूम है आइसोटोप होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या बराबर है, बाकी अलग अलग है। तो इस डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करने के लिए कुछ और चूज करना पड़ा। एंड ओनली रिसेंटली मतलब 1960 के आसपास इन्होंने फिर चूज किया कार्बन 12 और कहा कि एक कार्बन 12 का एटम है, उसका मास ले लिया, उसको 12 से भाग दे दिया, एंड दैट इज आवर 1 AMU। तो कार्बन 12 पे क्यों अग्रीमेंट हुआ? इंटरेस्टिंग। फिजिसिस्ट चाहते हैं सिर्फ एक आइसोटोप हो, कार्बन 12 ले लिए, तो ऑक्सीजन 16 क्यों नहीं ले लिया? पहले भी तो यही था, इसको हटा देते। लेकिन केमिस्ट ने तो नेचुरली अकरिंग का ले लिया, और नेचुरली अकरिंग का जब ये ले लिया तो उसके बाद उनका जो मास आता है वो मास इससे अलग था। तो बोले हम हमारे सारे आंकड़े, सारे डेटा नहीं बदलेंगे, और सारे डेटा नहीं बदलेंगे तो पाया
इनकी वजह से जो एक एटॉमिक मास यूनिट आता है, और ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ये करीब करीब बराबर था, बहुत कम फर्क था। फिजिक्स वाले खुश हो गए क्या कि अब सिर्फ एक ही आइसोटोप है, कोई वेटेड एवरेज नहीं। एक छोटी सी बात है बट इंटरेस्टिंग बात है। So one atomic mass unit is mass of a carbon atom, which is 992647. Divided by 12. And this is यही काम यदि ऑक्सीजन 16 के आइसोटोप से करते तो आंसर आ रहा था 1.6606, और ये फर्क की वजह से केमिस्ट और उसका डिफरेंस हो रहा है। खैर, लेट अस गो बैक टू द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, where A is number of proton plus number of neutrons and R0 is 1.2 Fermi. We also know कि किसी भी न्यूक्लियस का जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस is proportional to A. Therefore, density of nucleus into some proportionality constant, say K, divided by 4 by 3 pi r cube, which is R0 cube into A. तो पहली बात, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ए के ऊपर निर्भर ही नहीं करती, यानी कार्बन ऑक्सीजन न्यूक्लियस लें या यूरेनियम का न्यूक्लियस लें, दोनों की डेंसिटी करीब करीब बराबर है। अब इतने वाइडली डिफरेंट साइजेस हैं, ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा, उसके अंदर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इतनी अलग अलग है, उसके बावजूद इनकी डेंसिटी बिल्कुल सेम है, तो जरूर कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात होगी इसके पीछे। और वो क्या इंटरेस्टिंग बात है? न्यूक्लियस के अंदर छोटी सी जगह के अंदर प्रोटॉन रहते कैसे हैं? वो तो सब पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन वो फिर भी अंदर बंधे रहते हैं। तो वो अंदर बंधे रहने के लिए क्या होता है? तो ऑब्वियसली उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या है? उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। सर, अभी तक तो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, या फोर्स ऑफ ये कूलम रिपल्शन वाला फोर्स पढ़ा है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसका क्या एक्सप्रेशन है? इसका वो इक्वेशन नहीं लिख सकते। जैसे Gm1 m2 बटा आर स्क्वायर है या K-Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है, वैसे वो नहीं लिख सकते। इसीलिए कई बार मजाक में हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स में इन दोनों को बदल दो तो ये हो गया अनक्लियर फोर्स। तो ऐसा नहीं है अनक्लियर है, हमें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें मालूम है, कुछ बातें करेंगे, लेकिन एक इक्वेशन नहीं लिख पाते हैं उसके लिए। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रहा है? ये न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में अंदर बांध के रखता है। तो हमने ये तो कहा कि न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी जो है वो साइज ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर नहीं डिपेंड करती, क्योंकि ए जो था वो कट गया था, लेकिन फिर भी चलिए आयरन 56 इसकी डेंसिटी एस्टिमेट करते हैं। तो इसका मास है एटॉमिक मास यूनिट्स के अंदर 55.85 atomic mass unit, and one atomic mass unit you know is 1.6 into 10 to the power of minus 27 kilogram approximately। तो इसको कर सकते हैं हम 56, ये इसका करीब करीब मास हो गया। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब R0 क्यूब 1.2 into 10 to the power of minus 15 क्यूब
इंटू ए कितना है 56, ये -15 क्यूब, सो ये हो जाएगा -45, ये है 10 to the power of -27, तो ऊपर क्या बचा, करीब करीब 10 to the power of 18. So this density is approximately 10 to the power of 17 kilogram per meter cube. ये कम है या ज्यादा पता नहीं, पानी की देखते हैं कितनी है। आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इज, सो पानी की डेंसिटी के मुकाबले न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी ज्यादा है आप देख सकते। तो न्यूक्लियस होता पानी के अंदर ही है, पानी के मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स, उन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी है, पानी की डेंसिटी इतनी है। हमने एक और बात की थी कि मास जो है इतनी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एनर्जी कम है या ज्यादा, इसका क्या मायने है। अनुमान के लिए 1 मिलीग्राम देखें, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी। तो 1 मिलीग्राम का मतलब है 10 to the power of -6 किलोग्राम इंटू सी स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10 to the power of 8, इतने जूल्स। सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 9 इंटू 8 और 8 16, 10 to the power of 10 जूल्स। अब क्या है, जूल्स कितना है, कम है ज्यादा है, समझ में नहीं आता। तो 1 मिलीग्राम का mc स्क्वायर किया, तो ये एक एयरबस हवाई जहाज देखिए, कोई वेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ और किस स्पीड से जा रहा है, एयरबस जा रहा है स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मास, और ये 9 और है, ये कितनी हुई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो जब एक एयरबस अपनी फुल स्पीड से जा रही है, एक प्लेन जो फुल स्पीड से जा रहा है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही 1 मिलीग्राम मास के अंदर एनर्जी होती है आइंस्टाइन के E = mc स्क्वायर के अनुसार। इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि मैं किसी तरह मास को एनर्जी में बदलता जाऊं तो हमारे पास एनर्जी की कोई कमी ही नहीं रहेगी। उस भी बात करते हैं। बट नाउ दैट वी नो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो किसी भी न्यूक्लियस के मास कितना होगा, मास ऑफ अ न्यूक्लियस A विल बी, ये चार्ज मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द न्यूट्रॉन। और हकीकत में पाया जाता है कि ये जो है हमेशा इससे कम होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, यदि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, कोई क्लोज वॉल्यूम है, आपस में इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपस में बंधे हुए हैं, तो उसका जो मास है वो मास उसके इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स है उससे कम कैसे हुआ। उससे कम इसलिए हुआ क्योंकि वो आपस में बंधे हुए हैं। इसका क्या माने हुआ, बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए, मान लीजिए एक सज्जन यहां खड़े हैं और मैं यहां आया, यहां से चला गया, है ना, तो मैं इन दूसरे सज्जन के पास बाउंड हूं, ऐसा तो नहीं हुआ ना, फ्री हूं, कहीं भी जा सकता हूं। अब यहां पर एक गड्ढा खोद दिया, तो मैं उसमें जाके गिर गया। अब उसमें गिर गया तो ये जो सज्जन है, मैं इनके पास ही हूं, यहां से हट ही नहीं सकता, तो मुझे इनके बगल में बाइंड करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी मेरी कम हो गई। कैसे एनर्जी कम हो गई, मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, नीचे गिर गया। सो किसी भी दो बॉडीज को आपस में जब बाइंड करते हैं तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी चली जाती है।
टू से डिफरेंटली, यदि कोई भी चीज आपस में बाउंड है तो उनको अलग अलग करने के लिए आपको उनको कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी देके दोनों बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इसी प्रकार जब दोनों आके आपस में बाइंड होते हैं तो वो थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं, रिलीज कर देते हैं थोड़ी सी एनर्जी। वो जो एनर्जी रिलीज कर देते हैं वो यहां पर भी रिलीज करते हैं और उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बट बिफोर दैट एक और क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं डेल्टा एम। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। क्योंकि टोटल सम के बराबर नहीं था इसलिए इसको कहा हमने मास डिफेक्ट। और ये जो डिफरेंस है इसके डिफरेंस के बराबर जो है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। As a result, mass of A is equal to Z times minus binding energy. BE is binding energy. तो जब भी ये आपस में बाइंड होते हैं थोड़ी सी तो बाइंडिंग एनर्जी। एंड लाइक आई सेड रिपीटेडली, यदि इनको अलग अलग कर दें तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि कोई भी न्यूक्लियस लें जिसके अंदर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन डालते जाएं तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी लगातार बढ़ती जानी चाहिए। स्वाभाविक है। दो लिए तो उन दोनों में आपस में एक बॉन्ड बन गया, कोई किसी तरह का, केमिस्ट्री वाला बॉन्ड नहीं, कोई बॉन्ड, कोई आपस में दोनों। तीन लिए चार लिए तो इस केस में कितने बॉन्ड बने? एक। इसमें कितने बने? तीन। इसमें कितने बने? 6। कहने का मतलब है द नंबर ऑफ बॉन्ड हाउ मेनी बॉन्ड डू आई हैव? आई हैव A into A minus 1. इधर A कितना है? 2। बॉन्ड कितना हुआ? 1। कितने हुए? 3। बॉन्ड कितने हुए? 3। A कितना है? 4। बॉन्ड कितने हुए? और जैसे जैसे A बढ़ता जाएगा तो मैं 1 को निग्लेक्ट कर सकता हूं एंड देन आई कैन से दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो यानी ये सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल टू A। इनफैक्ट आई शुड ऑल्सो मेंशन समथिंग एल्स कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन दोनों को एक कंबाइंड शब्द से भी संबोधित किया जाता है, संबोधित नहीं किया जाता है, रेफर किया जाता है, न्यूक्लियॉन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन शुड बी प्रोपोर्शनल टू ए। यानी यदि मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं ए, तो वो कैसा आना चाहिए मेरे पीरियोडिक टेबल में? दैट शुड कम लाइक, स्लोप क्या होगा पता नहीं, वो तो स्केल के ऊपर डिपेंड करता है स्लोप क्या होगा, ऐसा आना चाहिए। और आता कैसा है? where this is करीब करीब 8 MeV। Now this is very interesting। क्यों? क्योंकि यदि आप कोई कार्बन ऑक्सीजन लेते हो उसकी भी करीब 8 MeV पर न्यूक्लियन और यूरेनियम की भी करीब 8 नहीं, थोड़ी सी कम होती है। तो ये जो मैक्सिमम है ये मैक्सिमम आयरन की है और ये जो डिफरेंस है
ये डिफरेंस 1 MeV से भी कम है। बट लाइक आई सेड, जैसे जैसे बड़ा न्यूक्लियस होता जाता है तो उसकी एनर्जी ऐसे बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही। हकीकत में एनर्जी ऐसे है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसकी क्या वजह है? सीधी सी बात है, यदि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से ये इस प्रकार बढ़ना चाहिए। चूंकि नहीं बढ़ रहा तो इससे भी हम कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि जो भी चीज है जिसकी वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद हैं, जिसको कि हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जिसके लिए हम इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, वो न्यूक्लियर फोर्स की अलग सी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि वो न्यूक्लियस के अंदर जितने सारे हैं शायद सबको अफेक्ट नहीं करता। फिर ये तो भाईचारा हो गया, गड़बड़ बात हो गई। सबको अफेक्ट क्यों नहीं करता? इसलिए क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाता है, कुछ न्यूक्लियस के अंदर दोनों के बीच की दूरी ज्यादा हो जाती है। लेकिन सर कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में तो दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए, और यही नई चीज सीखते हैं फोर्स के बारे में, क्या कि शॉर्ट रेंज। देखिए, लेट अस गो थ्रू इट अगेन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? बावजूद इसके कि एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि उनके बीच परस्पर कोई फोर्स लग रहा है जो न्यूक्लियर फोर्स है। वो किस वजह से लग रहा है मुझे नहीं मालूम, किसी को भी नहीं, लेकिन वो फोर्स लग रहा है। यानी उनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी है। हां, वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिस्क्राइब करते हैं? करीब करीब इस प्रकार। ये क्या दूरी है जहां मिनिमम होती है? ये दूरी करीब करीब 0.8 फर्मी। ये और भी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमें मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। आप पता कर सकते हैं फोर्स किस केस में क्या होगा, डेल वी बाई डेल आर। तो फोर्स तो इससे निकल गया, ये आर दूरी। मतलब यदि दो न्यूक्लियन बहुत नजदीक आते हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, और बहुत दूर होते हैं तो भी उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जीरो है इफेक्टिवली। तो सिर्फ इससे इतनी सारी जानकारी हम निकाल पाते हैं। और क्या प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की? क्योंकि इसमें वो मतभेद नहीं करता कि न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, ए है। यानी वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन और प्रोटॉन पे भी लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे भी लगता है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पे भी लगता है। तो क्या वो तीनों केस में बराबर लगता है? द आंसर इज यस। सो फोर्स बिटवीन PP एंड N, ये बात अलग है कि PN के अंदर, PP के अंदर एक कूलम फोर्स और लगेगा, लेकिन कूलम फोर्स हटा के सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वो फोर्स इनके ऊपर बराबर है। और इस बाइंडिंग एनर्जी से हम और क्या सीख सकते हैं? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तो थोड़ी जानकारी मिली और बात करेंगे, लेकिन इस बाइंडिंग एनर्जी से क्या सीख सकते हैं? अब मान लीजिए ये जो फर्क है बाइंडिंग एनर्जी का थोड़ा सा पर न्यूक्लियन, यहां का एक न्यूक्लियस है A, और ये टूट के दो न्यूक्लियस छोटे बन गए, एक B और एक C। तो क्या होगा? इस टूटने की प्रक्रिया में क्या होगा? भाई टोटल एनर्जी हैज टू बी कंजर्व्ड, मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड। तो इसको तो मैंने कह दिया मोमेंटम एट रेस्ट है, तो इन दोनों का मिला के मोमेंटम जीरो ही होगा। लेकिन एनर्जी को क्या होगा? तो वी विल से दैट MAC स्क्वायर माइनस, पता नहीं क्या होगा, अभी मैं इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करता हूं। जब मैं इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करता हूं, टोटल एनर्जी जो इनिशियली थी माइनस दिस रेस्ट मास की वजह से जो एनर्जी, तो MAC स्क्वायर के लिए ये लिख देंगे, है ना, और B और C के लिए भी करस्पॉन्डिंग टर्म आएगी। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या जो है, क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन B प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन C।
and number of neutron in A is number of neutron in B plus number of neutrons in C. अब इस क्वांटिटी में जब ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा हमारे पास? बाकी बचेगा हमारे पास माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस दिस इज, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या बराबर है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है बी और सी की, ये ज्यादा है, ए की बाइंडिंग एनर्जी कम है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, इसलिए सम एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हुई? काइनेटिक एनर्जी। द ट्रुथ इज बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इसको तोड़ के दो करने में कुछ एनर्जी रिलीज हुई, और वो कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसके करस्पॉन्ड। अब मान लीजिए जैसे हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, करीब करीब 1 MeV, और ये करीब 235 है। तो यहां से यहां तक कोई डीके हुआ, यूरेनियम है, टूट के 2 में बदला, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी? 200 हर की वजह से 1, which means decay of 1 uranium nucleus gives about 200 MeV energy, which is already huge। और ये तो एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। अब कल्पना कीजिए 1 मिलीग्राम 1 माइक्रोग्राम, उसमें से कितनी आएगी? तो इनफैक्ट यदि आप कैलकुलेट करें तो यू विल गेट कि यूरेनियम को एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हैं या कोयला को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दोनों का इनिशियली बराबर मास लिया तो यूरेनियम में कितनी ज्यादा आएगी? यानी 1 किलो कोयला जलाया और 1 किलो यूरेनियम को इसमें फिशन करा के तोड़ के एनर्जी रिलीज हुई। एंड देन यू विल रियलाइज कि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज इज ह्यूमंगस, है ना। कोई भी आपके थर्मो जो सिस्टम्स हैं उनसे इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती। ये सारी एक्चुअल कैलकुलेशन बहुत सारे केसेस के अंदर वो प्रॉब्लम्स करेंगे। दिस वन मोर थिंग, सॉरी, हाँ, ये तोड़ा, ये 2 हो गए। तो यदि ये सारा जादू इसी बात का है कि इनमें एनर्जी डिफरेंस है बाइंडिंग एनर्जी का, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर यहां पे कुछ तोड़ के यहां ले आओ, लेकिन ये तो छोटा है, तोड़ के यहां नहीं ला सकते, फिर क्या करें? अच्छा चलिए 2 को जोड़ के यहां ले आओ, समथिंग प्लस समथिंग मिलके यहां आ जाए, तो क्या फिर भी एनर्जी रिलीज होगी? द आंसर इज यस। कितनी? वो का वो प्रोसेस। ये जो है इसको कहते हैं फिशन, इसको कहते हैं फ्यूशन। और सन जिसमें हम सोचते हैं इनफाइनाइट एनर्जी है, वो इनफाइनाइट नहीं है एनर्जी, लेकिन जो भी एनर्जी है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूशन की वजह से। रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके ड्यूटेरियम देंगे, हीलियम देंगे, सो ऑन। तो वो सारे रिएक्शंस भी करेंगे, उनसे एनर्जी रिलीज कितनी होती है वो भी करेंगे, और एस्टिमेट करेंगे कि ये कब तक एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रकार यूरेनियम को कोल वाले यूरेनियम का रिएक्टर देखें, उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कोल जलाने से कितनी प्रोड्यूस होती है, वो भी कंपेयर करें। तो दीज आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी